इंफ्रास्ट्रक्चर अगर लाइन ऑफ फैक्चुअल कंट्रोल या लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द अब हम देख रहे हैं इतना बढ़ते हुए, इसके पीछे क्या एक ट्रिगर डोकलाम क्राइसिस था राजनाथ जी, या ये आप लोगों के प्लान में था हमेशा? नहीं, ये तो हम लोगों के पहले से ही ये प्लान में था कि सीमाई क्षेत्रों में जो रहने वाले आम नागरिक हैं उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखना भी तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो उनके लिए आवागमन की सुविधा ठीक ठाक हो जाए और साथ ही आवश्यक जो उपभोग की वस्तुएं जो उन तक पहुंचनी चाहिए सामान्य तौर पर नहीं पहुंच पाती हैं, वो भी पहुंच पाए। वहां के बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक तरीके से सब सारी हो। इस कारण से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। जी, गलवान को 1 साल हो गए हैं। आप मतलब तमाम परंपराओं को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री पहुंचे वहां पर पिछले साल, आप भी पहुंचे थे। उस जो परिस्थितियां वहां पर आप देख रहे हैं और गलवान से आज 1 साल तक, वो किस स्थिति में हिंदुस्तान समझे खुद को? देखिए भाई, इतना ही मैं कहना चाहता हूं, देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत की सीमा को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। अगर 1962 और 2020-21 का, और मैं तो सचमुच गलवान में भी हमारे वीर जवानों ने अपनी शहादत देकर अपनी सीमा की सुरक्षा की है। मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूं और मुझे अपने देश के सेना के जवानों पर, सुरक्षा के जवानों पर पूरा भरोसा है। पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं। हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से किसी भी सूरत में कोई एग्रेशन नहीं होगा। इसको हम नहीं होने देंगे। लेकिन भारत की सीमाओं की सुरक्षा करने की इस जिम्मेदारी का भी हम निर्वाह करेंगे। जी, अग्रेशन नहीं है, लेकिन जो हमारा रुख है उसमें आक्रामकता है कि झुकेंगे नहीं। तो आज की स्थिति में अगर हम 62 और 2020-21 की तुलना करते हैं तो सबसे बड़ी चीजें क्या हैं यहाँ? नहीं, 62 की 2020-21 की कोई तुलना हो बहुत पीछे करनी ही नहीं चाहिए। उसका कोई औचित्य नहीं है। आपने देखा कि जो कुछ भी हुआ है वो पूरे देश के सामने है 1 साल पहले, और हमारे नौजवानों का एक संकल्प है, इस देश का संकल्प है, हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है, हम सबका संकल्प है कि हम देश की सीमाएं सुरक्षित रखेंगे। मौजूदा स्थिति पर क्या कहेंगे? बहुत सारी चीजें आती हैं। अब देखिए, बातचीत का दौर चल रहा है। अभी बातचीत टूटी नहीं है पूरी तरफ से। अभी विदेश मंत्रालय की भी WMCC की जो मीटिंग होती है, वो WMCC की मीटिंग भी उनको विदेश मंत्री ने बतलाया कि वो होने वाली है। तो होगी, उसकी कोई डेट तय होगी और बातचीत का कोई परिणाम निकलना चाहिए। नहीं निकलेगा तो देखेंगे। चीन पर हमारी ये परिपक्वता काम आ रही है, जो हम परिपक्व तरीके से उनसे बातचीत, ऐसा नहीं कि मतलब पाकिस्तान को अलग डील करना होता है, चीन को अलग, तो ये चीजें काम आ रही है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच अगर एक क्वाड भी सामने आता है जिस पर थोड़ा सा, अब उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्वाड वगैरह के बारे में जी, क्योंकि जो कुछ भी करना है हम लोग अपनी कुवत के आधार पर ही हम करने की कोशिश करेंगे। और हम बड़ा तो विश्वास है कि समस्या का समाधान होगा। अभी तक मेरा विश्वास यही है। नहीं समाधान होगा तो देखेंगे क्या करना। राजनाथ जी, चीन के साथ हमने देखा, लेकिन लक्ष्य यही है कि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए। जी जी, नहीं, और हर तरफ से प्रहार किया गया, आर्थिक प्रहार भी किया गया, हालांकि ट्रेड बढ़ा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये रिसर्च भी आया कि 43% लोगों ने चीनी सामान खरीदना बंद किया। तो वो एक लोगों के मन में भी गुस्सा रहा। क्या हम समझें कि चीन से हालात सामान्य हो सकते हैं, हमारे रिश्ते सामान्य हो सकते हैं? देखिए, किसी संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। क्या होगा यह तो भविष्य के गर्भ में है, और मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं कि मैं कहूं। लेकिन मैं इस देश के संकल्प की बात मैं कह सकता हूं कि इस देश का एक अपना संकल्प है, और उस संकल्प के आधार पर ही मैं ये कह रहा हूं कि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। आज अगर ये परिस्थिति हम देखते हैं तो इसमें सेना का पराक्रम ही है केवल, या आपको लगता है कि नीतियां कुछ ऐसी बदली? देखिए, ऐसा है ना कि सेना के पराक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। हमको अपने सेना के शौर्य और पराक्रम और साथ ही साथ संयम, तीनों पर हमको भरोसा है। और इस समय सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जैसा एक हमको सशक्त नेतृत्व भी मिला है इस देश को।
तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। मतलब जो होगा देखेंगे। पराक्रम से चीन को उसकी हम लोग अनावश्यक कोई उत्तेजना पैदा करने वाले लोग नहीं है जी। मतलब संयम से उस बातचीत के हल, हम लोग संयम से काम करने वाले हैं। उसी से बातचीत से हल निकालने का इंतजार करेंगे हम कि बातचीत। लेकिन संकल्प के संदर्भों में हम पूरी तरह से दृढ़ हैं, क्योंकि दशकों की समस्या है, ये आज की बात नहीं है। दशकों को लेकर जो शुरू हुआ वो 2013 में शुरू हो गया, और आज जो परिस्थिति है वो आज भी उस विवाद को नहीं सुलझा पाए। आप चाहते हैं कि एक बार ये हल हो जाए दोनों देशों के बीच बातचीत करके? मैं तो चाहता हूं कि चीन को भी यही कोशिश करनी चाहिए कि भारत चीन मिल बैठकर बातचीत करके इस समस्या का समाधान करें। सदैव के लिए इसका समाधान होना चाहिए जी। क्योंकि अटल जी कहा करते थे ना, जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते। इसलिए चीन को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। यदि हमारे उनके बीच समस्या है तो मिल बैठकर बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकाला जा सकता है। युद्ध अथवा संघर्ष या किसी समस्या का समाधान नहीं होता। और यही हमने देखा पाकिस्तान के साथ सीमा पर। अब 100 दिन से ज्यादा का सन्नाटा हो गया है वहां पर। बहुत सारे लोगों को ये सवाल था कि क्या, लेकिन ये एलओसी पर भी आपने देखा होगा कि सीज फायर वायलेशन हाल फिलहाल पिछले 100 दिन से ज्यादा हो गए। हाँ, 100 दिन से ज्यादा हो गए, नहीं हुआ है। अब कोशिश वैसे भारत की बराबर रही है कि हम अपने सारे पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते अच्छे बनाकर रखें। जी। आर्म फोर्सेस बहुत बढ़ चढ़ कर सामने आए थे जब कोरोना की दूसरी लहर सामने आई। डीआरडीओ के वो अस्पताल जो हफ्ते भर में तैयार हो जा रहे थे हर जगह पर। इस बात पर आपको कितना फख्र होता है एक रक्षा मंत्री के तौर पर कि मेडिकल समुदाय के साथ कंधे से कंधा मिलाया हमारे सैनिकों ने? नहीं, सचमुच मुझे अपने रक्षा मंत्रालय के ऊपर पूरी तरह से फख्र है जी। इसमें कोई दो राय नहीं। कोविड जैसे बड़े चैलेंज को जिस सूझबूझ के साथ निपटने की कोशिश हमारे प्रधानमंत्री ने की है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। एकाएक केसेस जब बढ़ गए थे, अप्रत्याशित स्थिति पैदा हो गई थी, तो कुछ ही दिनों के अंदर उसको नियंत्रित कर लेने का काम जिस तरीके से किया है हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, वो सराहनीय है। अब आलोचना करने के लिए कोई भी आलोचना कर सकता है। आपको लगता है लोगों के मन में ये संशय बैठा कि मैनेजमेंट में कमी थी केंद्र सरकार द्वारा कोविड? मैं ऐसा नहीं मानता। न तो सरकार की सूझबूझ में कोई कमी थी, न सरकार की नीयत में कोई खोट था, और न सरकार के प्रयत्न में कोई कमी थी। चुनौती बड़ी थी। आप कोविड टास्क फोर्स का अहम हिस्सा रहे हैं। तीसरी लहर की भी बात की जा रही है, जिस तरह से फौज आगे आकर उसने उसके लिए हम लोगों की, उसके लिए हमारे सरकार की तैयारी है। तीसरी लहर के लिए तैयारी है। तीसरी लहर आएगी, चौथी लहर आएगी, उसके लिए हम तैयार हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये कह रहे थे कि चुनाव आ रहे हैं 5 राज्यों के, बीजेपी ने जैसे हैंडल किया है, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन के आधार पर भी दुनिया के दूसरे देशों से यदि तुलना करें तो भारत में कैजुअलिटीज जो हुई हैं, मरने वालों की संख्या जो है वो कम है उनके कंपैरिजन में। कोविड मैनेजमेंट में आपको कोई दिक्कत नहीं लगी सरकार की? नहीं, लेकिन हाँ मैं मानता हूं कि चुनौती थोड़ी बड़ी थी, लेकिन अंततः हम लोगों को विजय प्राप्त हुई है। और जितनी तेजी के साथ ये केसेस घटे हैं भारत के अंदर, दुनिया के अन्य देशों से तुलना कर लीजिए, इतनी तेजी के साथ केसेस नहीं घटे हैं। ये तो मैनेजमेंट का ही एक करिश्मा था ना, इसे तो स्वीकार करना पड़ेगा ईमानदारी से। यूपी को लेकर खासकर लोग कह रहे हैं कि वहां का मैनेजमेंट कहीं नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री ने बहुत ही शानदार काम किया। स्वयं भी कोविड से प्रभावित हुए थे, लेकिन कोविड से प्रभावित रहने के बावजूद जब आइसोलेशन में थे तब भी वो लगातार वो काम करते रहे। आपने इसलिए उनके नियत पर सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता और न उनके परिश्रम के ऊपर सवालिया निशान लगाया जा सकता है। आपने हमारे सीधी बात कार्यक्रम में कहा था सीएम नंबर 1 योगी आदित्यनाथ को, तो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी यूपी की। हाँ, सीएम तो वही हैं, तब और कहां से लाएंगे। पर 5 राज्यों के अगर चुनाव हम देखें जो होने वाले हैं, उसको आपको कोरोना या फिर जो फार्मर्स एजिटेशन, ये सारी चीजें आपको नहीं लग रहा है? क्यों विपक्ष जो सोच रहा है वो सोच रहा है कि आप लोग की पॉपुलैरिटी ढलान पर है। अरे विपक्ष तो सोचना ही है, विपक्ष तो यही सोचता है। विपक्ष तो पहले भी 2014 में भी कहता था किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को संसद में बहुमत हासिल नहीं हो सकता। 2019 का चुनाव हुआ तब भी लोग कहते थे हो गया 2014 में एक बार बहुमत मिल गया बीजेपी को।
2019 में नहीं मिलने वाला है, लेकिन 2019 में 2014 से अधिक सीटें भारत की संसद में हमको प्राप्त हुई। जन सामान्य का विश्वास हमारी सरकार के प्रति, हमारे प्रधानमंत्री के प्रति बढ़ा है। इस सच्चाई को सबको स्वीकार करना चाहिए। बंगाल के नतीजों ने बल दे दिया ना उनके इस विश्वास को। भाई बंगाल का नतीजा जी, उनके विश्वास को कैसे बल दे दिया? जहां हमारे केवल 3 विधायक थे बंगाल की विधानसभा में, आज बढ़कर 77 हो गए। ये कोई हमारी छोटी उपलब्धि नहीं है। राजनाथ जी 7 साल पूरे हो गए हैं सर। और यह बात सच है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, चुनाव यदि लड़ती है, लक्ष्य यही होता है कि हम बहुमत हासिल करें। लक्ष्य होता है उसका, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन यह भी तो देखिए 3 सीटें हमारी बंगाल की विधानसभा में थी, और ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था कोई बहुत ऐसा नहीं था जैसा कि सामान्यतः अन्य राज्यों में हम लोगों ने बना रखा है। फिर भी 77 सीटों पर विजय प्राप्त करना ये कोई छोटी बात नहीं है। हम तो बंगाल की जनता के प्रति सचमुच आभार व्यक्त करना चाहते हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं। 7 साल पूरे हो गए हैं मोदी सरकार को। पिछले 2 साल बड़े ही कठिन रहे हैं। सीए के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद कोविड का पूरा ये दौर, किसानों का आंदोलन हो गया, कोविड का दूसरा दौर आ गया। तो मतलब जो एक पीक की तरफ आप लोग चल रहे थे, लग रहा है कि सबसे मुश्किल दौर से सरकार इस समय गुजर रही है। देखिए, किसी भी सरकार के कार्यकाल में कुछ दौर ऐसे आते हैं कि कंपैरेटिवली कुछ कठिन होते हैं, मुश्किल के दौर होते हैं। लेकिन इस बात से ही ये परीक्षा होती है कि इस मुश्किल दौर को किस तरीके से वो सरकार हैंडल करती है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस मुश्किल दौर को भी सरकार ने जिस तरीके से हैंडल किया है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं राजनीति से अलग हटकर एक बार फिर सेना की ओर बढ़ना चाहूंगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जो पूरा मामला है और जो इश्यूज उठ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सब जो भी फैसला किया है हम लोगों ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया है। भारत को रक्षा मामलों में भी पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से यह सब सारे हम प्रयास किए हैं। हमारी सरकार की सोच पूरी तरह से साफ है कि वेपन्स के मामले में, एमिनेशंस के मामले में हम कब तक दुनिया से इंपोर्ट करते रहेंगे। अब हम लोगों ने फैसला किया है कि इंपोर्ट का सिलसिला धीरे धीरे समाप्त होना चाहिए, और भारत अब एक केवल इंपोर्टर कंट्री ही नहीं है, यानी आयात करने वाला ही देश नहीं, बल्कि एक निर्यात करने वाला है। दुनिया के दूसरे देशों को भी हम अपने यहां बनाकर आर्म्स, एम्यूनिशंस, वेपन्स, व्हीकल्स, ये सब हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री का आह्वान क्या है कि भारत को हमको आत्मनिर्भर बनाना है, तो भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और उसी क्रम में यह भी फैसला किया है। हाँ, लेकिन इतना मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, मैं समझता हूं कि उनकी सेवाओं पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आने पाएगी। जो भी सेवा की उनकी शर्तें हैं, उस पर आंच नहीं आने पाएगी, क्योंकि कैबिनेट नोट में ही इस बात की मुकम्मल चर्चा कर दी गई है। कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि उनकी सर्विस कंडीशंस को प्रभावित नहीं होने देंगे। और उससे परे स्वदेशीकरण से मॉडर्नाइजेशन पर तो कोई असर नहीं हो रहा है। लोग सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राफेल इतना लिया है, उसके बाद अब बाकी के नहीं आने वाले हों। यानी स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण सब साथ चलेगा। इंडिजिनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन जी, ये दोनों हमारे यहां साथ चल रहा है, और एक दूसरे के कारण किसी के ऊपर कोई एडवर्स इंपैक्ट हुआ हो, कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, ऐसा नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।